अगर कल से भारत का व्यापार डॉलर में नहीं बल्कि डिजिटल रुपए में होने लगे, तो क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का बदलाव समझेंगे आप, या फिर ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर में बड़ा झटका लगेगा आपको? और आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि भारत क्यों ब्रिक्स देशों की डिजिटल करेंसीज को जोड़ने की बात कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस पहल का असली मकसद आखिरकार क्या है, और क्या ये कदम डॉलर डोमिनेंस को चुनौती दे सकता है, या सिर्फ पेमेंट एफिशिएंसी बढ़ाने की ये राजनीति है? ये विषय सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं बल्कि भू राजनीति, व्यापार हो या फिर भारत की वैश्विक भूमिका हो, इन सब से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आज के अपने इस लेक्चर में हम यहाँ पर कवर करेंगे कि आरबीआई डिफाइंस ट्रम्प इंडिया लिंक्स ब्रिक्स डिजिटल करेंसीज ग्लोबल फाइनेंस शिफ्ट न्यू एरा बिगिंस। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिल्पी है और देवघर आईएएस में आप सबका फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूँ। आइए, इससे पहले हम आगे बढ़े, सबसे पहले देख लेते हैं कुछ ऑफर्स हैं। इनको जल्द से जल्द अगर आप एडमिशन कराते हैं तो आपका ही फायदा होगा, क्योंकि हमारे फाउंडेशन कोर्सेज की जो ऑनलाइन फीस है अभी 40,000 रुपये चल रही है। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इकोनॉमी मॉड्यूल और सीसेट का कॉम्बो एक हम लेकर आए थे, जिसका प्राइस मात्र 3,000 रुपये था, उसको हमने और कम कर दिया है संक्रांति से, और उसको हमने सिर्फ 2,000 रुपये में देना शुरू किया है। तो इनरोल करा लीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दी जा रही हैं, 9162500508। इसके बाद यहाँ पर एक और ऑफर आप सभी के लिए है, जो बच्चे झारखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिक पेपर 2 इसको लेकर लाया गया है, जिसका जो फीस थी वो 999 थी, जिसको अब मात्र 799 रुपये में दिया जा रहा है। और बहुत जल्दी ऑफर खत्म होने वाला है, तो अगर आप लोग एडमिशन कराना चाहते हैं तो प्लीज़ देरी ना करें, जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन लें और एडमिशन कराएं और खुद को इनरोल कराएं। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं ये मुद्दा जो है आखिरकार क्यों सामने आया है। जैसा कि हमने कहा कि नो मोर डॉलर, अब ये डॉलर नहीं है। देखिए, अब आपको याद होगा, इससे पहले हम आगे बढ़े, ब्रिक्स का ये लोगो नया लोगो है, ठीक है, और इसको बनाया गया है और भारत के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि 2026 की भारत मेजबानी कर रहा है ब्रिक्स की। और इसको जो है देवघर आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया जा चुका है, मेरे द्वारा, जाके देख लीजिए। ब्रिक्स डिजिटल करेंसी को जोड़ने की भारत की ये जो योजना है वो आखिर कितनी कारगर साबित होगी। तो यहाँ पर भारत का जो आरबीआई है ना, इन्होंने ब्रिक्स देशों की आधिकारिक जो डिजिटल मुद्रा है, जिसको हम सीबीडीसी कहते हैं, इसको आपस में कनेक्ट करने का एक प्रस्ताव दिया है, एक सजेशन दिया है। ऐसा नहीं कि पहली बार दिया है, पहले भी दिया जा चुका है, लेकिन अभी कुछ नया है। क्या नया है कि इसका उद्देश्य है कि सीमा पार व्यापार का जो आदान प्रदान है आसानी से, बिना किसी रोक टोक के हो सके, बिना किसी अवरोध के हो सके हर करेंसी में। और इसके बाद व्यापार, वित्त और पर्यटन से जुड़े जो भुगतान है उनको आसान, तेजी और सस्ता बनाना है, ताकि ट्रेड में कोई मुश्किलें ना हो, या फिर कोई घूमने आ रहा है, भ्रमण करने आ रहा है तो उसके लिए भी आसान हो जाए, और फाइनेंस के लिए तो आसान होगा ही ये। तो इसको क्या है, आपस में एक दूसरे देशों को, ब्रिक्स के देशों को आपस में एक दूसरे से डिजिटल मुद्रा से कनेक्ट करने की बात के लिए प्रस्ताव रखा है। ये प्रस्ताव जो है 2026 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जिसकी मेजबानी अब भारत करेगा, ऐसे एजेंडे में रखने की सिफारिश की है। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है, इस बात की मंजूरी अगर मिल जाती है ब्रिक्स के सभी देशों से, तो ये पहली बार होगा जब ब्रिक्स देश अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम को सीधे जोड़ने पर औपचारिक रूप से काम करेगा। ऑफिशियली इन ब्रिक्स देशों में पहला देश ऐसा होगा। ठीक है, तो ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्या है भाई, नो मोर डॉलर, तो डॉलर क्या इग्नोर कर दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। या डॉलर की अवहेलना कर रहे हैं? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। सोचिए, इतनी बुरी सिचुएशंस जो अभी चल रही हैं, चाहे अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुला के साथ बर्ताव हो, या फिर ग्रीनलैंड के साथ बर्ताव हो, या ईरान पर जो है जो चीज़ें चल रही, ईरान के आंतरिक हमलों में हस्तक्षेप करना हो, या टेरिफ की बात हो, इसके बावजूद भी भारत यहाँ पर अपनी ई रुपी की जो डिजिटल करेंसी है उसके इम्पोर्टेंस को लोगों तक बात पहुँचा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं डॉलर के महत्व को कम तो दिखा रहा है। अब आप उसे किसी भी प्रकार से रिप्रेजेंट करिए, तो कहीं ना कहीं नाक तो थोड़ी सी अमेरिका की सड़ रही है। ठीक है, अब इस पहल का सबसे बड़ा मकसद क्या है, तो व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव? तो अमेरिकी डॉलर पर जो अन्य देशों की निर्भरता है, स्पेसिफिकली हम बात करें मात्र ब्रिक्स देशों की अगर हम बात करें, तो
धीरे धीरे उसको कम करेंगे। भाई हर देश इसीलिए तो एक गुट बनाते हैं, ताकि हम एक दूसरे की निर्भरता अन्य देशों पे ना करके इनके गुटों के देशों पे करें। ठीक है, भू राजनीतिक यानी कि जियोपॉलिटिकल जो प्रेशर चल रहा है और व्यापार युद्ध के दौर में एक ऑप्शनल भुगतान व्यवस्था बनाना। अब इसको समझिए, यहाँ पर जो जियोपॉलिटिकल प्रेशर तनाव चल रहा है, आपने देखा खींचातानी जैसे रशिया के यूक्रेन की हो, या अमेरिका के वेनेजुला के साथ हो, या ग्रीनलैंड को लेकर हो, या अन्य किसी भी देश को लेकर हो, तो ऐसी कंडीशन में अपनी करेंसी को, या फिर कहते हैं कि व्यापार युद्धों के दौरान कुछ अगर ऑप्शनल करेंसी रहेगी या ऑप्शनल जो है भुगतान करने की व्यवस्था रहेगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग फिर टैरिफ के लिए तो बैठे ही हैं। ठीक है, अब क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट को तेज और कम लागत वाला बनाना है, यानी कि क्रॉस बॉर्डर यानी कि अन्य एक देश से दूसरे देश में आसानी से सामान आया जा सकता है, कम समय में लगता है और लागत भी कम लगती है। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ कह दिया है कि ये कदम जो है डी डॉलराइजेशन यानी कि डॉलर को हटाने के उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है, हम तो बस बल्कि भुगतान दक्षता को बढ़ाने के लिए करें, ताकि और सुलझ और सुलभ हो जाए लोगों के लिए जो ब्रिक्स के देश हैं। ठीक है, बट वाई प्योरली इज इम्प्रूविंग पेमेंट एफिशिएंसी की बात कर रहा है कि इंप्रूव करना है पेमेंट एफिशिएंसी को, दैट्स इट। ये डी डॉलराइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम आगे बढ़े, हम सबको पता होना चाहिए ब्रिक्स जो ये गठन है ये इस पे कौन कौन से देश हैं। तो मूलतः इसमें जो देश है यानी कि ओरिजिनल मेंबर्स जो इसमें है वो है ब्राज़ील, रशिया, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद नए सदस्य जो इसमें अलग से आप देखेंगे न्यू मेंबर्स जोड़े गए वो यूएई, ईरान, इंडोनेशिया आदि हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पेमेंट की जो इंटर ऑपरेबिलिटी है उससे उस पर पहले से काम किया जा रहा है। तो वर्क ऑलरेडी डन ऑन पेमेंट इंटरऑपरेबिलिटी, इसको सही प्रोनाउंस कर लेते हैं पहले, इंटर ऑपरेबिलिटी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, कभी कभी होता है स्लिप ऑफ टंग। खैर 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में जो सदस्य देशों ने पेमेंट सिस्टम पर इंटर ऑपरेबिलिटी का बढ़ाने की बात की थी ना, यानी कि इसमें आरबीआई ने पहले से ही डिजिटल रुपए अपने ई रुपए की जो है बात कर दी थी, और इसको अन्य देशों की जो सीबीडीसी थी, अन्य देशों की जो अपनी डिजिटल भुगतान था, जो डिजिटल करेंसी थी, उससे जोड़ने के लिए रुचि भी दिखा चुका है, ताकि रुपए का अंतर्राष्ट्रीय इस्तेमाल बढ़े। क्योंकि वो चाहता है कि अगर ई करेंसी, ई रुपए इस तरह से आ जाएगा, डिजिटल करेंसी हो जाएगी, तो उसका इस्तेमाल आसानी से और बिना किसी क्या कहते गलत तरीके से और बिना किसी क्या कहते गलत उपयोग से उसका आसानी से इस्तेमाल हो सकता है, और इंटरनेशनली उसका ज़्यादा करेंसी का यूज होगा, तो हम भाई आर्थिक रूप से और बेटर कर पाएंगे। ठीक है, तो भारत का जो स्थिति है वो ई रुपए को लेकर क्या है, क्या उसने लॉन्च किया है। तो भारत का डिजिटल मुद्रा का नाम ई रुपए है, पहले तो समझना है। इसने दिसंबर 2022 में ही लॉन्च कर दिया था। लॉन्च के बाद लगभग 70 लाख यानी कि 7 मिलियन रिटेल यूजर इसे ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि लोगों ने अच्छी तरह इसे अपना भी लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसा नहीं कि नया मार्केट में लॉन्च हुआ है तो आरबीआई ने बोला, नहीं, इसको स्वीकारा है लोगों ने इस्तेमाल करके, इसलिए इसका राय रखी है। तो यहाँ पर क्या है, इंडिया पोजीशन जो ई रुपए को लेकर है वो क्या है, कब लॉन्च किया हमने देखा, इसीलिए तो आरबीआई इस रिकमेंडेशन की बात कर रहा है। तो आरबीआई ने ई रुपए को बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि आखिर इसकी डिमांड या फिर इसका सुझाव क्यों यहाँ पर ब्रिक्स के देशों के लिए दिया है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहते हैं कि ज़्यादातर लोग डिजिटल रुपए अपनाएं, इसलिए अब उन्होंने ये कदम उठाए, जैसे कि ऑफलाइन भुगतान की सुविधा हो सकेगी, यानी कि इंटरनेट अगर नहीं भी है ना तो ई रुपए से पेमेंट किया जा सकता है आसानी से। सरकारी सब्सिडी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकेगी भविष्य में, मतलब सब्सिडी जो है भविष्य में सीधे डिजिटल रुपए में दी जा सकेगी। पैसा सिर्फ तय काम के लिए ही खर्च हो सकेगा, यानी कि प्रोग्रामेबिलिटी बढ़ेगी, ये नहीं कि इतना पैसा दे दिया काम ही नहीं हुआ। भाई जितना जैसा पैसा उतना ही दिया जाएगा, जो तय काम होगा उसके हिसाब से उतना ही आपको पैसा दिया जाएगा। फिटनेस कंपनियों के साथ साझेदारी, फिनटेक कंपनियों के साथ साझेदारी, यानी कि आरबीआई जो है निजी फिनटेक कंपनियों के साथ मिलकर डिजिटल करेंसी वॉलेट को और आसान और सुरक्षित बना रहा है, और दिन प्रतिदिन इस पे काम कर रहा है, रिफाइन कर रहा है कि इसको कैसे बेटर बनाया जा सकता है, इसको कैसे ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहे हैं उससे कैसे इसको सिक्योर किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों पर निरंतर लगातार भारत जो है आरबीआई काम कर रहे हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर है कार्यान्वयन के प्रति, अब ये जो अगर लागू होता है तो उसके साथ मेजर चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन क्या हैं, आखिर क्या दिक्कतें आ सकती हैं अगर ब्रिक्स की डिजिटल करेंसी को अग्रीमेंट मिल जाता है तो लिंकेज को सफल बनाने के लिए कई जटिल पहलुओं से सहमति जो है ज़रूरी होगी। प्रमुख मुद्दे क्या आ सकते हैं इसको एक्सेप्ट करने को लेकर, डिजिटल करेंसी को लेकर? तो इंटर ऑपरेबल तकनीकी प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसके बाद गवर्नेंस एंड नियामक ढांचा। यहाँ पर देखिए ये जो डिजिटल करेंसी लिंकेज होगी इसकी चुनौतियां क्या है कि सबसे पहले तो हमें क्या चुनौती होगी कि सभी देशों में डिजिटल सिस्टम अलग अलग हैं, पहली बात, ठीक है। उन्हें जोड़ना बहुत मुश्किल है, उनके लॉज और जो है नियम और रूल, यानी कि लॉ एंड रूल जो है हर देश में अलग अलग है, नियम और कानून, यानी कि साझा ढांचा बनाना बहुत ज़रूरी है, कोई ऐसा ढांचा जो सबके हित में हो। अब सबके अलग 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 चीज़ें होंगी तो कैसे काम चलेगा, किसी एक फिक्स नोट पे तो हमें पहुंचना पड़ेगा। वहीं पर देशों के बीच में व्यापार असंतुलन भुगतान है उसमें भी समस्या पैदा करेगा, ठीक है। कुछ देश जो है दूसरों की जो है तकनीक अपनाने से थोड़े हिचकिचाते भी हैं, ये भी फेस करना पड़ेगा। यानी कि समाधान के तौर पर एफएक्स स्वैप, यानी कि फॉरेन जो आपका करेंसी है, ठीक है, फॉरेन करेंसी है जिसको विदेशी मुद्रा कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज जो है स्वैप है, उसके जरिए साप्ताहिक या फिर मासिक निपटान पर विचार किया जा सकता है, ठीक है। गवर्नेंस और नियामक ढांचे और सदस्य देशों की असंतुलित व्यापार मात्रा को संभालने की व्यवस्था करेगा। ये सूत्र कहते हैं कि कुछ देशों दूसरे देशों की जो टेक्नोलॉजी है, प्रणालियां हैं, अपनाने में हिचकिचाएंगे। ठोस आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी मानकों और नियामकों पर व्यापक सहमति जरूरी होगी। अगर ऐसा हो जाएगा तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी व्यापार असंतुलन से निपटने के लिए केंद्रीय बैंकों के बीच में जो एफएक्स स्वैप है, यानी कि द्विपक्षीय विदेशी मुद्रा जो स्वैप है, उस व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। इसके तहत गिव एंड टेक, यानी कि लेन देन का जो निपटान है वो मंथली हो जाएगा या वीकली हो जाएगा, इसके बेस पर किया जा सकता है। ऐसी चीज़ों को अगर मध्यम मार्ग निकाला जाए किसी भी चीज़ में तो क्यों नहीं निकल सकता, बिल्कुल निकल सकता है। अब आप सोचिए कि इतने सालों से ब्रिक्स बना है तो क्या पहली बार ऐसा प्रस्ताव आया है? नहीं, इससे पहले भी आ चुका है, यानी कि पहले भी कोशिशें की गई हैं, लेकिन उसमें कुछ समस्याएं आई थी। तो वो समस्याएं क्या थी उनको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ और समस्याएं देखें अगर ब्रिक्स की, सबसे पहले देखिए ब्रिक्स की स्थापना 2009 में ब्राजील, रशिया, भारत और चीन ने की थी। फिर 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ। बाद में आप यूएई, ईरान और इंडोनेशिया जैसे नए सदस्य जुड़ गए। यानी ब्रिक्स की जो साझा मुद्रा थी, जो कॉमन करेंसी थी, उस पर विचार किया गया। ब्राजील ने ये प्रस्ताव भेजा कि पहले भी ये मुद्रा का विचार जो है सामने आया था, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। अब ये क्या मुद्दा था? देखिए ब्रिक्स ने क्या किया, ब्रिक्स देशों ने बेसिकली पहले भी डॉलर की बजाय अपनी अपनी मुद्रा में व्यापार तो किया था, व्यापार बढ़ाने की कोशिश की। वहां पर भारत और रशिया व्यापार इसका अच्छा उदाहरण भी था। अब समझिए कैसे। रूस को भारत से बहुत भुगतान जो है रुपए में मिलना शुरू हो गया, उसने पेमेंट किया रुपए में, भारत ने रशिया को किया। अब क्या हुआ, रूस के लिए उन रुपए को खर्च करने के विकल्प कम मिलने लगे। अब बोला पैसा तो बहुत है इंडियन करेंसी, लेकिन खर्च करने के लिए जो है मार्केट ही नहीं मिल रहा, कोई लेने को तैयार नहीं हुआ। तो नतीजा क्या हुआ कि रूस के पास बहुत सारा पैसा यानी कि इंडियन करेंसी जमा हो गई। और बाद में फिर क्या हुआ कि आरबीआई को अनुमति देनी पड़ी रशिया को कि भैया ये जो पैसा है वो भारतीय सरकारी बॉन्ड में लगा दिया जाए, भेज दिया जाए। इससे ये पता चलता है कि स्थानीय मुद्रा में यानी कि किसी की भी लोकल करेंसी में व्यापार तभी पॉसिबल होगा, तभी संभव होगा जब उस मुद्रा का इस्तेमाल आसानी से हो सके। जैसे डॉलर का आसानी से हो जाता है, तो हम सोच रहे क्यों ना वैसी तरह की मुद्रा बनाई जाए जिसमें आसानी से सभी देशों के साथ व्यापार हो जाए, एक्सेप्टेड डॉलर इन डॉलर, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर ये कंडीशन देखी, ठीक है। अब यहाँ पर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड इश्यूज को हमने समझा, बैकग्राउंड ऑफ ब्रिक्स को हमने समझा, ठीक है। अब इसके बाद रणनीतिक स्थिति क्या है, यानी कि पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल यहाँ पर जो है स्ट्रैटेजिक जो पोजीशनिंग है वो क्या है बेसिकली, अगर हम उसको देखें तो यहाँ पर 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में देशों ने कहा कि पेमेंट सिस्टम आपस में कनेक्टेड हो, ताकि अगर बॉर्डर पर भुगतान हो रहा हो तेजी से हो। ऐसा ना हो जैसे रशिया भारत का जो पहले समय पे इशू हुआ वो ना हो। इसी आधार पर आरबीआई ने डिजिटल रुपया यानी कि ई रुपया को दूसरे देशों की सीबीडीसी यानी कि उनके देशों की करेंसी को से जोड़ने में रुचि दिखा रहा है। मकसद क्या है भाई, क्लियर है।
कि तेज अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन हो, रुपए का वैश्विक इस्तेमाल बढ़े। जैसे ग्लोबल करेंसी को किस रूप में हम देखते हैं, किसको देखते हैं? डॉलर को देखते हैं। उस तरह से हम इकोनॉमी में आगे अगर हम बढ़ेंगे, अच्छा काम करते रहेंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी तो क्यों नहीं रुपया हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। यानी कि आरबीआई साफ कहता है कि ये कदम डी-डॉलराइज़ेशन के लिए नहीं है। हम डॉलर को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, डॉलर की अवहेलना नहीं कर रहे हैं हम। हम बस आरबीआई ई-रुपए को स्टेबल जो है कॉइन से ज़्यादा, मतलब एक स्टेबल कॉइन नहीं बनाना चाहता, उससे ज़्यादा सुरक्षित और अच्छी तरह नियंत्रित मुद्दा मानता है। क्योंकि स्टेबल कॉइन अगर जो रुका हुआ सिक्का जो होता है ना, उससे वित्तीय और बैंकिंग जोखिम हो सकते हैं, लेकिन ई-रुपए ऐसा करने में मदद साबित करता है, अच्छा बनाता है, नियंत्रित बनाता है मुद्रा को, और आदान प्रदान में बहुत मदद करता है और व्यापार को सुचारू रूप से जारी रखता है। इसलिए स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग की यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है, तो ये सारा मुद्दा था। अब ऐसे ही जितने भी जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स आपको चाहिए, रोज़ मंडे टू सैटरडे आपको मेरे द्वारा देवघर आईएएस में, देवघर आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हैं। शाम को 6 बजे आपको ये सारे प्रोग्राम, ये जो जियोपॉलिटिकल के टॉपिक है, मिलते हैं विद शॉर्ट्स भी इसका मिलता है, उसको भी देख सकते हैं। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो, समझ आ रहा हो, दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस प्रकार से हम निरंतर आपके साथ बने रहेंगे, आपकी तैयारी में आपको सफल बनाने में। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहाँ समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।